हेलो दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। इमरती, कितने आलू दे दूं? महकू ने तराजू ठीक करते हुए पूछा। एक पसेरी तोल दो भैया, बढ़िया देख कर देना, इमरती ने कहा। बढ़िया ही दूंगा, मेरे माल में खोट नहीं तेरी तरह। क्या बोलते हो, ज़रा शान पट्टी मत दिखाया करो। कौन सा मुफ्त का आलू भी दे देते हो? अगर ख़राब निकल जाए तो। मेरा मन तुम्हारी तरह खोटा नहीं है, समझे? चल पैसा निकाल, बातें मत बना, महकू ने चिढ़ते हुए कहा। अरे भाई, तुम रोज़ क्यों छिड़ते हो बेचारे को? सामने से पान दुकान वाले चौरसिया ने कहा। मैं छिड़ता हूँ? सारा गली मोहल्ला छिड़ता है इसको। सब मेरे भाई बहन हैं, तुम्हारी तरह दुकानदारी नहीं करते, मजाक करते हैं। तुम मजाक उड़ाते हो, समझे? इमरती ने क्रोधित होकर कहा। अरे इमरती, तू ही जवाब क्यों देता है? सामान लेकर हट जाया कर, इसकी तो आदत ही यही है। चौरसिया ने उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। अच्छा ये तो बता, एक पसेरी आलू क्या करेगा? भोज वोज है क्या आज? महकू अपनी आदत से बाज ना आता। रोज़ कौन मुंह लगे तुम्हारे? एक बार में एक हफ्ता का आलू ले लेता हूँ, दो प्राणी ही तो हैं घर में। इस तरह सब्जी का बाजार कर जब इमरती लौटा तो गली के अंदर से ढोलक बजने और ताली पीटने की आवाज़ आई। दो घरों के बीच छोटे से गलियारे में छिप गया। राधिका बड़े ध्यान से देख रही थी। सोचने लगी, इमरती भैया छिप क्यों रहे हैं? इन हिजड़ों की टोली से डरते हैं? इतने बड़े हो गए हैं फिर भी। उनके जाते ही जैसे ही इमरती गलियारे से निकला, तेज गति से दौड़ लगाने लगा। इमरती भैया, राधिका ने आवाज़ दिया। अभी टाइम नहीं है, बाद में बोलना, कहते हुए इमरती सरपट भागा घर की ओर। राधिका के मन में प्रश्न उठते रहे, आखिर बात क्या है? क्यों भागे इमरती भैया? फिर खेलने के चक्कर में वो भूल गई। अगले दिन बड़े पापा के लिए सिगरेट लेने गई पान की दुकान पर। उसके बड़े पापा कभी कभी उससे सिगरेट मंगाते और चौरसिया हिसाब में लिख लेता। तभी इमरती भी आया अपनी माँ के लिए पान लेने। उसे देख राधिका को फिर वही याद आया और वो पूछ बैठी, इमरती भैया कल हिजड़ों से क्यों छिप रहे थे? इतने बड़े हो गए हो, उनसे डरते हो अभी भी? हंसने लगी बोलकर। तू नहीं समझेगी मैं क्यों डरता हूँ, इमरती बोला। बताओ ना, क्यों नहीं समझूंगी? जिससे बोली। ओ बिटिया, तू सिगरेट लेकर जा, ये बड़े लोगों की बात है, चौरसिया ने कहा। जाओ, बात नहीं करूँगी, लेकिन वो लोग फिर आए तो बता दूंगी इमरती भैया का घर। अरे अरे, तू तो गुस्सा हो गई। ये ले चॉकलेट और ये कोल्ड ड्रिंक भी ले, पर ये मत बोलना, समझी? नहीं तो कभी बात नहीं करूँगा, इमरती ने कहा। हाँ बिटिया, तू अगर बोल देगी तो पुलिस तुझे पकड़ कर ले जाएगी, समझी? चौरसिया ने इमरती का साथ देते हुए कहा, ताकि राधिका डर जाए और ये बात किसी से न बोले। इमरती 30 साल का हट्टा कट्टा लड़का लगता था तो किन्नर, पर लगता बिल्कुल लड़कों की तरह। बड़े बालों को पीछे लपेट कर रबड़ लगा लेता। मूंछ के नाम पर हल्के हल्के बाल, होठों के ऊपर दोनों तरफ। दाढ़ी आया ही नहीं, छाती पर हल्का उभार जो एक नज़र में चुस्त दुरुस्त आदमी के चौड़े सीने सा लगा। हाफ पैंट और टी शर्ट पहनता। आंखों पर कभी कभी शौकिया काला चश्मा लगा लेता। मोहल्ले में सभी यह जानते थे कि वो किन्नर है, पर कभी किसी ने किन्नरों को यह नहीं बताया। इमरती जब 1 साल का भी नहीं था तो पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने बहुत लाड़ प्यार से उसकी परवरिश की, 5वीं कक्षा तक पढ़ाया भी, लेकिन बाद में इसको लेकर बहुत विवाद हुआ तो हेड मास्टर साहब ने उसकी माँ को बुलाकर हालात समझाते हुए स्कूल से निकालने की चिट्ठी पकड़ा दी। बेचारी औरत गली के छुड़ भैया नेताओं से लेकर सरकारी ऑफिस तक दौड़ी, पर कहीं सुनवाई नहीं हुई और हारकर उसने इमरती को कढ़ाई सिलाई का काम सिखाया। उसी से 2 पैसे की आमदनी होती। फिर धीरे धीरे उसका नाम हो गया और लोग इमरती से कपड़े सिलवाने लगे। छोटी मोटी सिलाई, बटन टाकने से लेकर रफू करने तक का सब काम इमरती करता। किसी को मना नहीं करता। पैसे रुपए भी आदमी की औकात देखकर ही मांगता। लोग कहते भी कि उससे कम मुझसे ज़्यादा क्यों ले रहे हो। इसी तरह उसका जीवन गुजरता रहा। एक कमरे से 2 हुए, फिर एक छोटा सा फ्लैट उसी मकान के निचले तले पर मिल गया। माँ के व्यवहार से लोग इमरती की खबर न लगने देते हिजड़ों को। यूँ तो उनको शक होता, पर सब लोग इस मामले में एकजुट हो जाते। राधिका के मन में यह प्रश्न अब हमेशा उठने लगा कि आखिर क्या बात है, इमरती भैया क्यों डरते हैं? राधिका 12 साल की हो गई। एक दिन पता चला कि इमरती गायब है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वह बड़ी हो गई थी, इसलिए गली मोहल्ले में ज़्यादा नहीं जाती थी, लेकिन यह खबर सुनकर वो छिप छिपाकर जा पहुंची इमरती के घर। इमरती को गायब हुए 1 हफ्ते हो गए थे। चाची, इमरती भैया तो बड़े हैं, रास्ता तो भूल नहीं सकते, फिर गायब कैसे हो गए? क्या बताऊं, बड़ा बाजार गया था कपड़े लाने, पर लौटा नहीं। पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिख रही, किसके पास जाऊं? कौन मेरी इमरती को ढूंढ कर लाएगा? बोलते बोलते फिर रोने लगी इमरती की माँ। चाची, बड़े पापा को बोलो ना, वो तो सब कुछ जानते हैं। बड़ा बाजार तो हफ्ते में 2 बार वो भी जाते हैं सामान लाने। अरे नहीं बेटी, वो क्या करेंगे? बहुत बड़ा बाजार है, जाने कौन उसके पीछे पड़ा होगा, जाने कौन ले गया मेरे इमरती को। बेचारा खाना भी नहीं खाया था, आकर खाऊंगा बोलकर गया था। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया।
साड़ी के आंचल से रगड़ते रगड़ते आँख नाक चेहरा सब लाल हो गया था। राधिका ने पानी का गिलास देते हुए कहा, चाची पानी पी लो, देखना इमरती भैया आ जाएंगे। राधिका वहाँ से निकली तो पड़ोस की दीपू की माँ बोली, अब नहीं आएगा इमरती, ले गए वो लोग। कौन लोग काकी? राधिका ठहरकर बोली, हिजड़े लोग। और कौन? काकी ने कहा। क्यों, इमरती भैया से क्या काम? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अरे बेटी, वो भी तो किन्नर था, उन लोगों का अपना मोहल्ला होता है, वो लोग अपनी तरह के लोगों को चुरा के ले जाते हैं, तभी तो उनकी बिरादरी चलती है। समझी नहीं? कैसी बिरादरी? ये लंबी कहानी है, मुझे बताओ ना काकी। कोई नहीं बताता मुझे। बेटी, इमरती हमारी तरह नहीं है, वो किन्नर है। किन्नर मतलब? हिजड़ा सुना है ना, वही। तुम देखी होगी किसी के घर में बच्चा होता है तो ये लोग गाने बजाने के लिए आते हैं, पैसा लेकर और सामान देकर इनकी विदाई होती है। इनका आशीर्वाद सब लेते हैं, कोई इनकी बद्दुआ नहीं लेना चाहता। अरे ओ, तो इमरती भैया किन्नर हैं। लेकिन काकी, इन लोगों को अलग क्यों रखा गया है? ये भी तो हमारी तरह ही हैं। फिर तुम कह रही हो कि इनकी बिरादरी अलग है, ऐसा क्यों काकी? क्योंकि इनके शरीर की बनावट हमारी तरह नहीं होती। कैसे नहीं होता? इमरती भैया तो बिल्कुल हमारी तरह हंसते बोलते खाते पीते और रहते हैं। अब कैसे बताऊं तुम्हें, जो दिखता है तो सब एक जैसा नहीं है बेटी। काकी चाहती थी राधिका समझ ले बात को, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है, परंतु राधिका नहीं समझ पा रही थी। हमारे समाज में बच्चों को बहुत सी ज़रूरी बातें नहीं बताई जाती, जिससे बड़े होने के बाद अक्सर वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं या फिर उस चीज़ के प्रति गलत सोच तैयार कर लेते हैं। काकी भी कुछ कहने में संकोच कर रही थी, परंतु राधिका का प्रश्न रुक ही नहीं रहा था। वो जिद करके चाची से पूछती जा रही थी। हार कर चाची ने बताया, बेटी जैसे तुम लड़की हो और दीपू लड़का है, दोनों के शरीर में अंतर है ना? हाँ, पर इमरती भैया तो लड़का है दीपू भैया की तरह। नहीं, उसका कुछ अंग लड़की की तरह है और हाव भाव भी। जैसे कुछ लड़कियां औरतें बात करती हैं, कुछ इस तरह। उसका शरीर का ज़्यादा हिस्सा लड़के की तरह है, पर वो लड़का नहीं है। ओ, तो वो जो औरतें आती हैं गाने बजाने, क्या सब ऐसी हैं? हाँ, किसी में लड़की का गुण ज़्यादा होता है, किसी में लड़के का, मतलब दोनों का मिला जुला समझ लो। अच्छा, इसलिए आवाज़ भी उन औरतों का लड़कों की तरह होता है। अब समझी? आवाज़ ही नहीं, हाथ पैर भी कई बार लड़कों की तरह होता है, पर बीच का शरीर मिला जुला। तो क्या हुआ काकी? वो है तो इंसान ही, हमसे अलग क्यों कर दिया गया है उनको? इमरती भैया तो हमारे साथ ही रहते हैं, वो तो अलग नहीं। वो तो उसकी माँ ऐसी है कि सब गली मोहल्ले वाले उसका साथ देते हैं, इसलिए क्या? इमरती भैया की इसमें गलती क्या है? ये तुम कह रही हो, पर समाज में इसकी बिरादरी अलग है। यही तो। क्यों अलग है? क्योंकि इनको कोई नौकरी नहीं देता और सब मजाक ही उड़ाते हैं। इनका भी तो पेट है, भरना पड़ता है, इसलिए ये लोग नाच गाकर पैसा कमाते हैं और एक ही जगह रहते हैं। अच्छा, तो इनके बच्चे भी यही करते हैं? उनको भी तो नौकरी नहीं मिलती होगी। ओह, तुम तो बहुत सवाल करती हो, अब बाद में बताऊंगी, मुझे काम है अभी। मत बताओ, दीपू भैया पूछते तो बताती ना। मैं तुम्हारी बेटी तो हूँ नहीं, मुझे क्यों बताओगी? जा रही हूँ। राधिका थोड़ी उदास हो गई। नहीं बेटी, अभी सच में काम है, तुम इमरती की माँ से ही क्यों नहीं पूछ लेती सब? काकी ने टालने के लिए कहा। चाची रो रही थी, उनको इमरती भैया की बड़ी याद आ रही होगी, इसलिए उनसे पूछ नहीं सकी। ठीक है, मैं जाती हूँ कहकर राधिका चली गई। राधिका के मन में असंख्य प्रश्न नदी में उठते ज्वार की भांति उमड़ रहे थे। वो मन को जितना रोकती, उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती। चाची के सवाल से संतुष्ट नहीं थी। इमरती भैया को बचपन से देखते आई थी। वो कभी आम लड़कों की तरह गली मोहल्ले में खेलते हुए नहीं दिखे। एक दो बार शादी ब्याह में नाचते गाते देखी थी, लेकिन तब चाची तुरंत आकर उन्हें डांटती हुई ले गई थी। तब वो समझ नहीं पाई, और अब भी वो कहाँ समझ पाई है। अपनी सहेलियों से पूछा तो सबने यही कहा, उन्हें नहीं मालूम। कुछ तो किन्नर या हिजड़ा भी नहीं जानती। जब बच्चे ये जानते ही नहीं कि ऐसी कोई जाति है जो स्त्री पुरुष से अलग या बीच का है, तो क्यों उन्हें बचपन से ही अलग कर दिया जाता है? राधिका के अबोध मन पर इसका बहुत असर हो रहा था। वह सोचती, ये भगवान सच में होते हैं क्या? होते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? किसी को लड़की किसी को लड़का बनाने तक का तो ठीक है, पर ये बीच का क्यों बनाते हैं? माँ कहती है सब भगवान की देन है, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। फिर ये कैसी देन? इसको क्या अच्छा करना कहा जाता है? इमरती भैया के साथ क्या अच्छा हुआ? बेचारी चाची कितनी सीधी हैं, और इमरती भैया भी किसी को परेशान नहीं करते, अपने काम में ही रहते हैं। लोग क्यों उनका मजाक बनाते हैं? ये महकू काका तो रोज़ ही छेड़ते हैं भैया को। राधिका 2 दिन यही सब सोचती रही। वो काकी के पास फिर नहीं गई। कई बार मन किया कि काकी से सारे सवाल पूछे, पर वो काकी को परेशान नहीं करना चाहती थी। रोज़ रोज़ गली में जा भी नहीं सकती थी। डर था कि पापा या बड़े पापा देख लेंगे तो डांट पड़ेगी। एक दिन मौका और फुर्सत देकर उसने माँ से पूछने का मन बनाया। माँ, एक बात पूछूं? क्या बात है राधिका? माँ ने रसोई से निकलते हुए कहा। तुम किन्नर मतलब जानती हो? तू क्यों पूछ रही है ये अचानक से? अच्छा, वो अपने मोहल्ले का इमरती गायब हो गया इसलिए? हाँ, तुम जानती हो उनको? बेटी, वो लोग अलग तरह के होते हैं, हम सबसे अलग। उनका इलाका भी अलग होता है। माँ ने कहा। माँ, इमरती भैया क्या उन्हीं लोगों के पास चले गए? हो सकता है, पर क्यों? बचपन से तो नहीं गए, अब क्यों?
उनकी माँ बहुत रोती हैं, पापा से कहो ना उनका पता लगाएं। दिमाग खराब है तेरा, उन लोगों से कोई उलझता नहीं है, उनका श्राप लग जाता है। श्राप? अब ये क्या होता है? राधिका ने पूछा। श्राप मतलब गुस्सा होकर वो लोग कुछ बुरा बोल दें तो लग जाता है, इसलिए लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं। पर महकू काका को तो नहीं लगा श्राप। इमरती भैया तो गुस्सा होकर उनको जाने क्या क्या बोल देते थे। ओ, ये सब मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि इनको स्वर्ग का गायक कहा जाता है, इसलिए ये लोग गाने बजाने का काम शुभ अवसर पर करते हैं। स्वर्ग? ये स्वर्ग क्या होता है माँ? कितना सवाल करती है तू, अभी तो रसोई से निकली, थोड़ा आराम करने नहीं देगी? तो किससे पूछूं? कोई नहीं बताता, सहेलियों को भी नहीं मालूम, और पापा बड़े पापा से पूछने में डर लगता है। राधिका ने रुआंसे स्वर में स्वयं का पक्ष रखा। स्वर्ग और नर्क दो जगह हैं। मरने के बाद जो लोग अच्छा करते हैं स्वर्ग जाते हैं, और जो बुरा करते हैं वो नर्क में। मरने के बाद कैसे पता चलता है कि कौन स्वर्ग में गया और कौन नर्क में? पता तो नहीं चलता, पर सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। कहते हैं कि वहाँ अच्छा अच्छा खाना, कपड़ा और सुख मिलता है। दास दासियाँ सेवा करते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं। सब सुंदर सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर जगह होता है। लेकिन नरक ठीक इसका उल्टा होता है, बहुत कष्ट मिलता है। यमदूत होते हैं जो सजा देते हैं गलत कामों की। माँ ने राधिका को समझाते हुए कहा। अच्छा, तब तो मैं अच्छा काम करूंगी, मुझे भी स्वर्ग चाहिए, मचलते हुए कहा राधिका ने। ठीक है, अब जा। माँ ने पल्ला झाड़ना चाहा, पर राधिका कहाँ मानने वाली थी। बोली, माँ, किन्नर को तो स्वर्ग का गायक कहा जाता है ना, उनका तो आशीर्वाद भी लेते हैं शुभ अवसर पर, फिर क्यों उनको हमारे समाज से अलग कर दिया जाता है? क्यों उनकी बिरादरी अलग होती है? शुरू से ऐसा ही होता आया है, इसलिए अब बस आराम करने दे। वो दीपू की माँ कह रही थी कि उनको नौकरी नहीं मिलती। हाँ, ये भी सच है, कोई काम नहीं देता इन लोगों को। क्यों माँ? फिर इनके बच्चे कैसे पढ़ते लिखते होंगे? इनके बच्चे नहीं होते, ये लोग पता लगा लेते हैं किन्नरों का और उठा ले जाते हैं, उन्हें ही बच्चा समझकर पालते पोसते हैं। मतलब बच्चे क्यों नहीं होते? क्योंकि ये औरत या मर्द की तरह नहीं होते, इसलिए। ओह, तो फिर दूसरे बच्चों को हिजड़ा बना देते हैं? बनाते नहीं हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जैसे ये इमरती था। पर इमरती भैया को तो नहीं ले गए बचपन में? अब तो ले गए, बस अब और नहीं, मुझे आराम करने दे, कहकर माँ लेट गई। राधिका ने सोचा अब ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगी, नहीं तो माँ गुस्सा हो जाएगी। सवेरे सवेरे उड़ती हुई खबर आई कि इमरती मिल गया। राधिका खुशी से जैसे उछल ही पड़ी। उसे बेचैनी होने लगी कि कब उसके घर जाए, पर ऐसे नहीं जा सकती थी। माँ से बोली, माँ ये देखो मेरा फ्रॉक का घेरा खुल गया है, मैं इसे दे आऊँ चाची को सिलने के लिए? बाद में जाना, दूसरा पहन ले, माँ ने कहा। अभी नहीं, दोपहर में दे दूंगी, अभी ये हरा वाला पहन लेती हूँ, कहती हुई नहाने चली गई राधिका। किसी तरह सुबह गुजरा, दोपहर हुई। राधिका ने झटपट खाना खाया, माँ आराम करने चली गई तो वो मौका देखकर फ्रॉक लेकर गई इमरती के घर। इमरती बिस्तर पर सोया था, चाची खिचड़ी बना रही थी। पास में सिलाई मशीन के पास कपड़े और कतरन बिखरे पड़े थे। राधिका ने दरवाजे से ही कहा, चाची। कौन? चाची दूसरे कमरे से चिल्लाती हुई आई। चाची, फ्रॉक का घेरा खुल गया है, सिलना है। अच्छा रख दे, अभी तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वही सिलेगा, मैं तो और कामों से थक जाती हूँ। अच्छा, इमरती भैया को क्या हुआ? बुखार हो गया है, चाची ने बताया। बुखार में इतने दिन कहाँ थे? राधिका ने पूछा। डर से बुखार हो गया है, जल्दी ही उतर जाएगा, कहते हुए चाची दूसरे कमरे में जाने लगी। डर से? किससे डर गए इमरती भैया? राधिका ने पूछा। वो लोग इसे पकड़ लिए थे, फिर 3 दिन खाना नहीं खाया और इसको गाना बजाना सिखा रहे थे। वो भी नहीं बोला तो ऊब कर खूब मारे पीटे, पर इमरती नहीं माना तो हार कर ही एक कमरे में बंद कर दिए। फिर क्या हुआ चाची? फिर क्या, दोपहर में जब सब बाहर गए थे तो किसी तरह वहाँ से भाग निकला। बाप रे, ये लोग तो बड़े खतरनाक लगते हैं, राधिका ने आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ बहुत, बड़ा बाजार में इसको पहचान कर पकड़ लिए थे, घर का भी पता पूछ रहे थे, पर इमरती ने कुछ नहीं बताया उनको, नहीं तो अभी यहाँ आ जाते इसको लेने। तू भी मत बताना बेटी किसी ऐसे को, चाची इमरती की बात बताते बताते समझाने लगी। अब तो मुझे डर लगने लगा है उन लोगों से, इतने डरावने लोगों का भी आशीर्वाद लिया जाता है भला, चमक कर बोली राधिका। ये तो नियम है बेटी, ये परंपरा पहले से चली आ रही है, आखिर पेट भरने के लिए उन लोगों को भी ये सब करना पड़ता ही है। नौकरी कोई देता नहीं तो क्या करें, यही करेंगे वो लोग, पर ये है तो जबरदस्ती। अब मन नहीं इमरती भैया को तो क्यों ले जाएंगे? तुम उनकी माँ हो, कोई बच्चे को माँ से अलग करता है भला? करना तो नहीं चाहिए, पर जिसके घर में ऐसे बच्चे हो जाते हैं वो लोग या तो खुद दे देते हैं या फिर वो लोग पता लगाकर ले जाते हैं। हे भगवान, अपने बच्चे को कैसे दे देते हैं लोग, क्या मोह नहीं लगता होगा? राधिका ने पूछा। लगता है बेटा, पर सब मेरी तरह 24 घंटे नज़र नहीं रख सकता और कुछ लोग बदनामी के डर से भी दे देते हैं, चाची ने समझाया। तो क्या इमरती भैया का पता उन लोगों को नहीं चला था? चला था, 3 बार बचाई हूँ। इसमें गली मोहल्ले के लोगों ने भी बहुत मदद किया। कैसे चाची? राधिका का सवाल जारी रहा। एक बार तो 2 महीने का था, तभी वो लोग आए, पर पड़ोस में दीपू हुआ था तो वो लोग उसे ही देखकर गा बजाकर चले गए। किसी ने नहीं बताया इमरती के बारे में, नहीं तो उसी समय उठाकर ले जाते। इमरती के पिता इसी सदमे से बीमार हो गए और कहते कहते चाची रोने लगी। चाची, इमरती भैया तो है ना, तुम क्यों रोती हो? हाँ, बस यही जीने का सहारा है मेरा, आंसू पोंछते हुए
हुए चाची ने कहा। इतने में इमरती ने करवट बदली और सामने बैठी राधिका को देखकर बोला, राधिका तू आई है, कुछ सिलवाना है? हाँ, फ्रॉक का घेरा, पर पहले तुम ठीक तो हो जाओ तब। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? बुखार हुआ है ना, राधिका ने कहा। अरे वो कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, कहते हुए बैठ गए इमरती। चाची दूसरे कमरे में चली गई। इमरती भैया तुम कहाँ गायब हो गए थे? चाची का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। चाची ने तुझे नहीं बताया? बताया, पर तुम अकेले जाते ही क्यों हो जब जानते हो कि वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे? राधिका ने बड़ों की तरह इमरती को नसीहत दी। 2 बार और भी पकड़ लिए थे ये लोग मुझे, अब इनके डर से जीना छोड़ दूं? घर में कैद हो जाऊं तो बाहर का काम कौन करेगा? हाँ ये बात तो है, पर एक बार तो तुम 2 महीने के थे, तुमको वो याद है? आश्चर्य से राधिका बोली। नहीं वो नहीं, उसके बाद 2 बार और। अच्छा, तब तुम कैसे बचे? एक बार तो 3 साल का था, गली में खेल रहा था तो कुछ लोग आए और मुझे पकड़कर ले जाने लगे। मेरी माँ आंचल फैला फैला कर रोई थी, भीख की तरह मांगी थी, कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन उसमें से एक जो सबसे बूढ़ी थी माँ को देखकर रोने लगी थी, उनको दया आई और वो सबकी सरदार थी, इसलिए छोड़ते हुए बोली थी माँ से कि एक दिन तू खुद लेकर आएगी इसे हमारे पास, ये समाज इसे जीने नहीं देगा, इसका जगह बिरादरी में ही है। तब से माँ बहुत छिपा कर रखती थी मुझे। सब लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं। माँ से बोले कि वो घर से नहीं निकलेगा तो घुट कर घर में ही मर जाएगा, और बच गया तो बड़ा होकर फिर कुछ नहीं कर पाएगा, तब कहीं जाकर बाहर जाने दिया माँ ने मुझे, कहकर लंबी सांस ली इमरती ने। और दूसरी बार? राधिका ने फिर पूछा। दूसरी बार मैं 9 साल का था, स्कूल से दोस्तों के साथ आ रहा था। सब दोस्त एक जगह पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे, सब मौज मस्ती में थे। कोई फिल्म का गाना गा रहा था, कोई डायलॉग सुना रहा था, कोई कहानी तो कोई चुटकुला। ऐसे ही जब मेरी बारी आई तो नाचने को कहा सबने। मैं भी नाचने का शौकीन था, खूब झूम झूम कर नाचने लगा। तभी इनका दल उधर से गुजर रहा था, उसमें से किसी ने पहचान लिया और बोला, तू तो वही है ना जिसे बूढ़ी दादी छोड़ आई थी? मैं डर गया, बोला नहीं नहीं मैं वो नहीं। सभी दोस्तों ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन वो लोग समझ गए। मुझे बोले, अब बहुत पढ़ लिख लिया, अब हमारे साथ चल, तुझे नाचने का शौक है ही तो हमारे दल में शामिल हो जाएगा तो 2 पैसे मिलेंगे, यहाँ नाचकर क्या मिलेगा? मैं हाथ छुड़ाकर बोला, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। इतने में सारे दोस्त भी मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगे। वो 4 लोग थे और मेरे साथ 10 दोस्त थे। बहुत शोरगुल होने लगा, भीड़ इकट्ठी हो गई और सबके साथ उन लोगों का बहस होने लगा। मैं एक किनारे खड़ा था, मौका देखते ही भाग निकला। इतना डर गया था कि एक सांस में भागते हुए घर पहुंच गया। 1 हफ्ते स्कूल नहीं गया, फिर किसी तरह सब लोगों ने समझा बुझाकर भेजा और कहा कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस तरह मैं बच गया। गहरी सांस लेकर इमरती रुका। फिर नहीं आए वो लोग, घर तो जान गए थे। जब भी आते मैं घर में नहीं रहता था, और रहा भी तो गली मोहल्ले के लोग मेरा साथ दिए। कोई उनके आने की खबर दे देता, कोई उनको बहलाकर नए घर का पता दे देता। इस तरह मैं बचता रहा, पर आज भी डरता हूँ। अब क्यों डरते हो? तुम तो कमाते ही हो। शायद वो लोग नहीं जानते कि उनकी बिरादरी का कोई भी अलग या बाहर रहे। बचपन की बात का असर और डर है। पर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? सब लोग मेरे जैसे बच्चे ना दें तो इनकी कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? नौकरी भी तो नहीं मिलता हम जैसे लोगों को। इमरती भैया तुम अपना कमा लेते हो, वैसे भी ये लोग कमा सकते हैं, पर पढ़ाई नौकरी तो सब नहीं कर सकते। सबके पास इतना पैसा और साधन भी नहीं है। फिर सब जगह हम जैसे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो विरोध क्यों नहीं करते ये लोग? सब कहते हैं कि पुलिस भी इनसे नहीं उलझती। फिर क्या? पुलिस उलझती नहीं, पर विरोध करेंगे तो डंडे ज़रूर बरसाएगी। तो क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं बदलेगा कभी ना कभी, जो कोई तुझ जैसा हम लोगों को समझ पाएगा तो। मैं बदलूंगी इमरती भैया, मैं बदलूंगी, बस मुझे बड़ा होने दो। राधिका एकदम से भौवें चढ़ाकर गर्व से बोली। अच्छा ज़रूर बदलना, पर पहले बड़ी तो हो जा। कहते हुए चाची के रोते चेहरे पर हंसी छलक आई। इमरती और राधिका भी हंस पड़े। राधिका इसी तरह हर समय इमरती से प्रश्न करती और उसके जवाब से सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतुष्ट हो जाती। एक दिन समाचार पढ़ते समय बड़े पापा ने पापा से कहा, ये बड़ी अच्छी खबर है रुद्रनाथ। कौन सी खबर? पापा ने पूछा। यही कि अब किन्नरों को हमारे संविधान में अधिकार मिलेगा पढ़ने लिखने नौकरी करने का। अच्छा, ये अच्छा हुआ, नहीं तो बड़ा तंग करते थे, बच्चे की खबर लगते ही आ जाते थे और अनाप शनाप मांगते थे। हाँ ये तो है, पर इससे कम तो नहीं होगा सब, इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं कुछ। बड़े पापा गंभीरता से बोले। परंतु सुधार तो होगा कुछ। देर से ही सही, पापा ने संतुष्टि व्यक्त की। यही लाइसेंस मिलेगा तो गाड़ी चला सकेंगे, दुकान खोल सकेंगे, सबकी तरह आत्मनिर्भर बनेंगे। ये सरकार ने अच्छा काम किया रुद्र। सबको कमाने खाने का अधिकार होना चाहिए। इस परिवर्तन से समाज में कुछ तो सुधार होगा। इमरती को भी सब अधिकार मिलेगा। बेचारा छिपता रहा है बचपन से। यही कानून पहले बना होता तो इमरती एक काबिल इंसान बनकर आज जीता अपनी ज़िंदगी बिना किसी भय के। राधिका देर तक बड़े पापा और पापा की बात सुनती रही। इमरती का नाम सुनते ही कान खड़े हो गए। उसका मन इमरती के लिए खुश हो गया। मन में फिर वही बेचैनी की, कब जाकर सब इमरती को बताए। दोपहर में ही समय मिला। फ्रॉक लेने के बहाने वो इमरती के घर गई। अरे तू आ गई? कब से सिल रखे हैं तेरे फ्रॉक? आज मैं तेरे घर देने जाने वाली थी, अभी तो 1 हफ्ते पहले तक सिले नहीं थे। मैं रास्ते में इमरती भैया से पूछी भी थी,
उसे कहाँ याद रहता है, सब सिलकर रख देता है, मैं समेट कर रखती हूँ। चाची ने कहा। अच्छा दे दो। इमरती भैया नहीं है घर पर? अपनी उत्सुकता को देर तक ना दबा सकी राधिका। नहीं, बाजार गया है सब्जी लेने। अच्छा चाची, अब जानती हो, अब इमरती भैया को डरना नहीं पड़ेगा किसी से। क्यों, ऐसा क्या हो गया अब? चाची ने कपड़े तय करते हुए पूछा। सरकार ने कानून बनाया है, इमरती भैया अब गाड़ी भी चला सकेंगे और नौकरी भी मिल सकती है उनको। अच्छा सच? चाची खुश होकर बोली। हाँ सच में चाची, बड़े पापा अखबार में पढ़कर पापा को सुना रहे थे कि अब लाइसेंस मिलेगा, पढ़ने लिखने का अधिकार भी मिलेगा, जमीन जायदाद में हिस्सा मिलेगा और भी बहुत कुछ। पर अब क्या फ़ायदा बेटी, इमरती 5वीं तक ही पढ़ पाया। तब कानून बना होता तो आज मेरा इमरती भी एक अच्छी नौकरी पा जाता। ज़मीन जायदाद कहाँ हम गरीबों के पास। चाची थोड़ा उदास हो गई। तुम्हारी बात तो सही है चाची, पर इमरती भैया जैसे और भी तो लोग होंगे ना। हाँ होंगे तो सही, पर मेरे इमरती का दुर्भाग्य रहा। नहीं चाची, इमरती भैया छोटी मोटी नौकरी तो कर ही सकते हैं, कहीं अब भी नहीं तो अपनी दुकान ही खोल सकते हैं। हाँ लेकिन अब क्या नौकरी करेगा? 5वीं पास को कौन नौकरी देगा भला? दुकान के लिए पूंजी भी नहीं। ओह चाची, तो ड्राइवर ही सिखा दो, भाड़े का गाड़ी महकू काका के बेटे की तरह चलाएंगे, नहीं तो ड्राइवर की नौकरी ही कर लेंगे। देखो इमरती क्या करता है, मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ और करेगा। निराश होकर बोली चाची। चाची तुम भी ना इमरती भैया को आगे बढ़ाने की जगह पीछे की बात कर रही हो। तू बड़ी होशियार हो गई है, तू ही कहना उस। कहूंगी ही, मैं तुम्हारी तरह थोड़े ना हूँ, राधिका ने तुनक कर कहा। उतने में इमरती आ गया। सामने राधिका को देखते ही बोला, जरूर अखबार वाली खबर लाई होगी तू। अरे तुम्हें कैसे पता? कैसे ना पता होगा, जो भी रास्ते में मिलता था कहता था, इमरती तेरे तो दिन फिरने वाले हैं और सरकार कानून आदि की बातें बताता। ओ सबसे पहले मैं ये सुनाना चाहती थी। राधिका का मुंह लटक गया। तो क्या हुआ, खुशी की बात तो है। देख तेरे लिए रसगुल्ला लाया हूँ, कहते हुए इमरती ने डब्बे को खोलकर राधिका की तरफ बढ़ा दिया। राधिका ने एक रसगुल्ला एक बार में पूरा खा लिया और बोली, तो क्या करोगे अब, कुछ जल्दी सोचो। एक दुकान खोलूंगा, वो बुटीक देखा हूँ बड़ा बाजार में, ठीक वैसा ही अपना बुटीक, उसमें 10 सिलाई मशीन और 2 कढ़ाई वाली रखूंगा। 5-6 लोगों को मुफ्त में सिलाई कढ़ाई सिखाकर उनके साथ मिलकर काम करूंगा। और हाँ, तेरे कपड़े भी मैं ही बनाऊंगा, समझी? हंसते हुए बोला इमरती। इतने बड़े सपने देख लिए तूने? चाची ने कहा। सपने होंगे तो ही पूरा करूंगा ना माँ। क्यों राधिका? हाँ इमरती भैया, मुझे भी तो बड़ा होकर तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा, इसी बहाने, हंसकर बोली राधिका। अरे बेटी, तू इतने बड़े घर की लड़की है, तुझे काम की क्या ज़रूरत? इमरती जैसे लोग तो तेरे यहाँ नौकरी करते हैं, चाची ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, तुम तो चाहती ही नहीं कि मैं कुछ काम करूं। तू बस ऐसी ही रहना राधिका, हमेशा बड़ी होकर तेरे जैसे लोग ही समाज से बुराई दूर करते हैं। पैसे तो लोग बहुत कमा लेते हैं, पर तूने आदमी कमाया है, वो भी बहुत छोटी सी उम्र में। चाची प्यार से बोली। राधिका तू बड़ी होकर मत बदल जाना। तूने चाहे कुछ ना किया हो छोटी उम्र के कारण, पर मेरे मन को मजबूत बनाया है। तेरे जैसे लोग की बहुत ज़रूरत पड़ती है इमरती जैसे लोगों को। इमरती उसके सर पर हाथ घुमाते हुए बोला। सब एक साथ मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमारी शिक्षाप्रद और सुविचार कहानियों से यदि आपको थोड़ी बहुत भी प्रेरणा मिलती है तो हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।